हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं आर के सर, आपके अपने यूट्यूब चैनल पी आर एजुकेशन में आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, पहले वीडियो में हमने देखा था 10th क्लास का चैप्टर 1 को हम लोग देख रहे थे, जिसका ये देख रहे हैं कि नाम था संसाधन एवं विकास। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए लेक्चर 2 में हम लोग देखेंगे कि उसके आगे क्या होता है। ठीक है, तो उसका आगे हम लोग आज पढ़ेंगे बच्चों भारत की मृदाओं के बारे में, यानी कि मिट्टियों के बारे में। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मिट्टी कहते किसे हैं। तो भूपृष्ठ का सबसे ऊपरी परत जो पौधों के वृद्धि के लिए जीवांश, खनिज, पोषक तत्व, जल आदि प्रदान करता है, उसे हम मिट्टी कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि मिट्टी किसे कहते हैं। तो अब हम लोग थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि भारत में मिट्टियों का किस पे किस चीज़ का कितना विस्तार है, उसको थोड़ा सा हम लोग एक आंकड़ा के तरफ देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भारत में मिट्टियों का, यानी कि भारत में विस्तार विस्तार ठीक है। तो सबसे पहले लिख देते हैं 11% जो है ये पर्वत है, और 18% जो है ये पहाड़ी है। पहाड़ी समझ रहे हैं ना, पर्वत का ही छोटा रूप है, यही पहाड़ी। और फिर 28% जो है ये पठार है। ठीक है, और फिर ये 43% जो है ये मैदान है। यानी कि भारत में 11% भाग पर पर्वत स्थित है, 18% भाग पर पहाड़ी स्थित है, 28% भाग पर पठार स्थित है, और 43% भाग पर मैदान स्थित है। अब थोड़ा सा विश्व में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। वैसे तो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम बता देते हैं। तो विश्व में है 26% जो है भाग, ये लिख लीजिएगा, विश्व में विस्तार। तो 26% जो भाग है वो है पर्वत, और 33% भाग जो है वो है पठार, और 41% भाग जो है वो है मैदान। तो इस प्रकार ने हमने देखा कि ये भारत में है और ये विश्व में, यानी कि विश्व के टोटल जितनी उसका क्षेत्रफल है उसका 26% भाग जो है पर्वत है, 33% भाग जो है पठार है, और 41% भाग जो है मैदान है। इसको आप लोग जोड़िएगा तो 100% हो जाएगा, और इसको भी जोड़ेंगे हम लोग तो 100% हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि भारत में मृदा, यानी कि भारत की मिट्टियों के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि भारत में मिट्टियां जो है कौन कौन सी मिट्टियां पाई जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत में मिट्टियां कौन कौन सी पाई जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं इसको, भारत में मुख्यतः 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। तो सबसे पहला जो है वो है जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मृदा, मृदा या मिट्टी दोनों बराबर है। फिर है दूसरा जो है लाल, या इसी को पीली मिट्टी, पीली मृदा। फिर है तीसरा जो है काली मृदा। फिर है चौथा जो है लेटराइट मृदा, लेटराइट। फिर है पांचवा जो है मरुस्थलीय मृदा। फिर है छवा जो है क्षारीय मृदा, क्षारीय मृदा। फिर सातवां जो है पीटमय, पीटमय
मृदा, और लास्ट 8वां जो है वो है वनीय। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि भारत में मुख्य रूप से 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। पहली है जलोढ़ मृदा, फिर है लाल या पीली मृदा, फिर है काली मृदा, फिर है लेटराइट मृदा, फिर है मरुस्थलीय मृदा, फिर है क्षारीय मृदा, फिर है पीटमय मृदा, और लास्ट जो है 8वां जो है वनीय मृदा। तो हम लोगों ने देखा कि 8 प्रकार की मृदाएं पाई जाती है भारत में। अब हम लोग इस सब का यानी कि 8 मिट्टियों का यानी कि मृदाओं का बारी बारी से हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जलोढ़ मृदा के बारे में देख लेते हैं। देख रहे हैं हम लोग जलोढ़ मृदा। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जलोढ़ मृदा जो है पूरे मैदान का यानी कि पूरे मैदान के क्षेत्रफल का लगभग 40% भाग पर, यानी कि अगर टोटल को 100 मान लिया जाए तो उसका 40% भाग पर यही मृदा स्थित है। कौन मृदा? जलोढ़ मृदा। ठीक है, तो अब हम लोग जलोढ़ मृदा का बारी बारी से ये पॉइंट की तरह लिख करके हमको अध्ययन करेंगे, और इस तरह से आप लोग भी नोट्स बना लीजिएगा। आप लोग को याद करने में काफ़ी सहूलियत होगी और रटना भी नहीं पड़ेगा। एकदम माने कि एकदम इजी वे में आप लोग समझ पाएंगे और इसको याद कर पाएंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं हम लोग कि नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से ये बना है। कौन? जलोढ़ मृदा का निर्माण जो हुआ है नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से। अवसाद क्या होता है? यानी कि नदियां जब बहती हैं तो अपने साथ बहुत सारे कंकड़ पत्थर मिट्टी वगैरह ले जा करके ले जाती रहती है, उसी को अवसाद कहा जाता है। और जब ये जमा कर देती है तो उसी के निक्षेप से यानी कि उसको जमा करने से जिस मिट्टी का निर्माण हुआ है उसे जलोढ़ मृदा का नाम दिया गया है। ठीक है, और ये जो है ये इसे कांप या कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि कांप या कछारी मिट्टी के नाम से किसे जाना जाता है तो आप लोग जलोढ़ मृदा लिख सकते हैं। ठीक है, फिर है कि भारत के सबसे अधिक भूभाग पर, जैसे हमने देखा कि ये 40% भूभाग पर ये इसका विस्तार है। और अगला जो पॉइंट है कि यह एक अक्षेत्रीय मिट्टी है। अक्षेत्रीय मिट्टी क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर देते हैं। तो अक्षेत्रीय मिट्टी वह होता है कि जिसका निर्माण यानी कि जहाँ पर वह मिट्टी पाई जाती है उसका निर्माण वहाँ पे नहीं होता है, यानी कि वो कहीं और से बहा करके लाई हुई मिट्टी होती है। तो हम लोग देखेंगे इस मृदा का अध्ययन के क्रम में मात्र 2 ही मिट्टियाँ ऐसी हैं जो कि अक्षेत्रीय हैं, यानी कि उसका उस क्षेत्र में उसका जन्म नहीं हुआ है बल्कि वो कहीं और से ला करके वहाँ पे निक्षेप की हुई है। तो आगे देखेंगे, एक तो हो गई जलोढ़ और एक और आगे हम पढ़ेंगे बताएंगे आपको मरुस्थलीय मिट्टी, उसका भी हम लोग देखेंगे। तो उस समय जब चर्चा करेंगे तो ये इस प्रकार से आपने समझा कि ये एक अक्षेत्रीय मिट्टी है, यानी कि जहाँ पर ये पाई जाती है वहाँ की ये मिट्टी से मैच नहीं करती है, ये कहीं और से ला करके निक्षेप की हुई होती है। ठीक है, अब देखिए इसमें ये बहुत बार पूछा जाता है कि इसमें किस चीज़ का कमी होता है या किस चीज़ प्रचुर, कौन सी चीज़ प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो देखते हैं हम लोग कि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है, यानी कि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है, जबकि चूना एवं पोटास प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा इसमें कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है तथा चूना एवं पोटास की प्रचुरता होती है। अब देखिए इसमें कौन कौन सी फसल उगाई जाती है। तो इसमें मुख्य रूप से गन्ना है, गेहूं है, जौ है, दाल है, तिलहन है, और गंगा और ब्रह्मपुत्र की घाटी में जूट की खेती भी की जाती है। जूट भी आप लोग समझते हैं, ठीक है। अगला है, इस प्रकार की मिट्टी जो है उत्तर के विशाल मैदान, यानी कि विशाल मैदान जानते हैं कि वो जो हिमालय शिवालिक के बाद जो वाला क्षेत्र और इधर प्रायद्वीपीय पठार, इन दोनों के बीच में जो विशाल मैदान है वो वहाँ पर पाया जाता है। और तटवर्ती मैदानों में, यानी कि जहाँ पर भी नदियाँ बहती हैं, गिरती हैं, उस क्षेत्र में भी इसका निक्षेप यानी कि विस्तार पाया जाता है। ठीक है, इसे दोमट मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसी को दोमट मिट्टी भी कहा जाता है।
अब देखिए, इसे मुख्य रूप से 4 वर्गों में बांटा गया है इसी मिट्टी को, यानी कि जलोढ़ मृदा को। जी हाँ, जलोढ़ मृदा ऐसी मृदा है जिसे 4 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला है भाबर, फिर है तराई, फिर है बांगर और फिर है खादर। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि भाबर मिट्टी किसे कहते हैं। तो जब नदियां हिमालय से निकलती हैं जैसे, और शिवालिक के गिरिपद में, यानी कि पहाड़ के जस्ट बगल में जिस मिट्टी का निर्माण होता है उसे भाबर कहते हैं। इस मिट्टी की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें भारी और बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं, ठीक है। और इसमें जो छोटी छोटी नदियां जो है आकर जब प्रवाहित होती हैं तो इस क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है। लगता है कि इसमें पानी है ही नहीं, क्योंकि ये उसके अंदर पारगम में होता है, ये क्षेत्र उसमें अंदर प्रवेश कर जाती है, ठीक है। तो ये जो हुआ, यानी कि शिवालिक के जस्ट बगल वाला क्षेत्र जो है मैदान की ओर वाला, वो भाबर के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद देखते हैं तराई। तो तराई वह क्षेत्र होता है जो कि भाबर के बाद, जहाँ से भाबर समाप्त होता है वहाँ से ये शुरू होता है, और ये जो है दलदली क्षेत्र होता है, यानी कि भाबर के बाद वाला तराई क्षेत्र होता है। और भाबर में जो नदियाँ लुप्त हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं, वो नदियाँ आकर के तराई में फिर पुनः प्रकट हो जाती हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे बांगर और खादर। तो बांगर वह मिट्टी होती है जहाँ पर नदियों द्वारा पानी जो है बाढ़ हर एक साल नहीं आता है, बहुत दिनों के बाद, या इसको कोई ये कह सकते हैं कि ये उच्च भूमि होता है जहाँ पर बाढ़ का पानी हर एक साल नहीं पहुँच पाता है, जिसे उसे बांगर कहते हैं। और इस बांगर की पहचान ये होता है कि यहाँ पर कैल्शियम के छोटे छोटे संग्रंथ पाए जाते हैं, जिसे हम लोग कंकड़ कहते हैं। आप लोग भी देखे होंगे कि किसी कोई ऊंच भाग है नदी के पास में तो उसमें कंकड़ पाए जाते हैं। तो ये वह क्षेत्र होता है जहाँ पर नदी का पानी नहीं पहुँच पाता है, बाढ़ का पानी, ठीक है। और फिर जो है खादर जो है वैसा क्षेत्र होता है जहाँ पर नदियाँ अपने बाढ़ के पानी से हर एक साल उसको डुबो देती हैं, और डुबोने के बाद जब वो आपस जाती हैं तो उसमें अपने साथ लाई हुई मिट्टियों को, गाद को उस क्षेत्र में बिछा देती है, और ये जो क्षेत्र होता है बहुत काफ़ी उपजाऊ होता है। तो ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि भाबर किसे कहते हैं, तराई किसे कहते हैं, बांगर किसे कहते हैं, खादर किसे कहते हैं। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से एकदम क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो अब इसको बहुत ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं, अगला। तो आइए हम लोग देखते हैं अगला, यानी कि अगला है लाल या पीली मिट्टी, यानी कि रेड और येलो सॉइल, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ये पूरे मैदान के क्षेत्रफल का ये 18% क्षेत्र पर यह मिट्टी विस्तृत है। कौन? लाल मिट्टी, ठीक है। यह देखिए इस प्रकार से इसको देखते हैं हम लोग। यह भारत की दूसरी प्रमुख मिट्टी है, यानी कि पहला तो हम लोग देखे कि जलोढ़ मिट्टी है, उसके बाद दूसरी ये मिट्टी है लाल या पीली मिट्टी। यह मृदा का निर्माण, यानी कि इस मृदा का निर्माण ग्रेनाइट, नीट्स, शिस्ट के टूटने से हुआ है, यानी कि इस प्रकार के चट्टानों के टूटने से इसका निर्माण हुआ है। अब देखिए लोहे के ऑक्साइड के कारण, यानी कि लोहे के ऑक्साइड के कारण इसका रंग जो है लाल होता है, और कहीं कहीं अगर पानी का जल योजन के कारण, यानी कि पानी के सूखने के कारण इसका रंग जो है पीला हो जाता है, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं मिट्टी में, इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस एवं पोटास की कमी पाई जाती है। और इस मिट्टी में अब देखते हैं अगला कि किस किस चीज़ की खेती की जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें बाजरा, मूंगफली, आलू की खेती प्रचुर मात्रा में की जाती है। और इस प्रकार की मिट्टी जो है कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा आदि, यानी कि इन जगहों पर इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अब हम लोग देखते हैं अगला काली मिट्टी। तो इसका विस्तार जो है पूरे मैदान का लगभग 15% भाग पर ये काली मिट्टी जो है, जिसे ब्लैक सॉइल कहते हैं, ये स्थित है, ठीक है। इस मिट्टी को रेगूर
मृदा भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये, ठीक है, इसको एकदम ध्यान से देखना है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो इसे रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इस मृदा का निर्माण लोहा एवं एल्युमिनियम के टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट यौगिक की उपस्थिति के कारण इसका रंग जो है इस प्रकार का मतलब कि काला होता है, ठीक है। इस मिट्टी में कपास की अच्छी खेती होने के कारण इसे काली या कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, यानी कि यही जो मिट्टी है जिसमें कपास की खेती होती है। आगे हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ पाया जाता है, उस एरिया में कपास की खेती बहुत प्रचुर मात्रा में किया जाता है। फिर यह देखते हैं हम लोग कि यह गीली होने के कारण, जब ये मिट्टी गीली हो जाती है तो ये चिपचिपी हो जाती है। चिपचिपी मतलब कि एकदम लिपलिपी प्रकार की हो जाती है, और जब ये सूख जाती है तो उसमें गहरी दरारें, यानी कि हम लोग भी देखते हैं, हमारे भी देखे होंगे कि आपके गांव में बहुत सारे इस प्रकार की अगर मिट्टी होगी तो उसमें गर्मी के दिनों में दरारें पड़ जाती है, जिसके कारण अगर दरारें पड़ जाती हैं इसके कारण इसे स्वतः जुताई की मृदा भी कहा जाता है। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि स्वतः जुताई की मृदा किसे कहा जाता है, तो वो है काली मिट्टी। देखिए अब इस प्रकार की मृदा जो है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि में पाई जाती है, यानी कि इस प्रकार की मिट्टी जो है महाराष्ट्र, गुजरात में मुख्य रूप से पाई जाती है, जिसके कारण देख रहे हैं कि कपास के उत्पादन में महाराष्ट्र और गुजरात जो है अग्रणी है, यही कारण है। फिर अब देखिए इसमें इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है, जबकि लोहे, एल्युमिनियम एवं चूने की अधिकता पाई जाती है, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं कपास के अलावे मूंगफली, तंबाकू, गन्ना, दलहन, तिलहन आदि की कृषि इसमें की जाती है। तो ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं बच्चों। तो चलिए हम लोग अगला मृदा के बारे में देखते हैं। तो अगला है लेटराइट मृदा, ठीक है। तो लेटराइट मृदा माने इस मृदा का विकास उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है, यानी कि इसका मतलब ये है कि लेटराइट मिट्टी वहां पर पाई जाती है जहां पर तापमान अधिक होगा और वर्षा भी अधिक होगी। फिर अगला देखते हैं, अधिक वर्षा के कारण इन चट्टानों पर निक्षालन क्रिया के कारण सिलिका एवं चूने के अंश रिस कर नीचे चले जाते हैं तथा मृदा के रूप में लोहे एवं एल्युमिनियम के यौगिक बचे रह जाते हैं, ठीक है। और अगला हम लोग देखते हैं कि इस मृदा में चूना, नाइट्रोजन, पोटास, ह्यूमस आदि की कमी होती है तथा चूने की कमी के कारण यह मिट्टी जो है अम्लीय होती है। और इस मृदा का विस्तार मुख्य रूप से केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, छोटानागपुर का पठार, असम एवं मेघालय में पाई जाती है। फिर अगला पॉइंट देखते हैं इसका कि इस मिट्टी में चाय, कहवा, रबड़, सिनकोना, काजू, मोटे अनाज एवं मसाले की खेती प्रचुर मात्रा में की जाती है। जैसे देख रहे हैं कि केरल में, केरल और कर्नाटक है, केरल और कर्नाटक में क्या है, चाय कहवा के लिए ये फेमस है, गरम मसाला के लिए यानी कि मसाला के लिए भी केरल बहुत फेमस है, इसी के कारण लेटराइट मिट्टी के कारण है। फिर अगला हम लोग देखते हैं मरुस्थलीय मृदा। तो यह मृदा जो है अधिकतम तापमान और नगण्य वर्षा एवं अत्यधिक वाष्पीकरण वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, यानी कि उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां का तापमान अधिक हो, वर्षा एकदम मतलब कि कम होता हो और वाष्पीकरण जो है वर्षा से अधिक होता हो, तो उस क्षेत्रों में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। किस प्रकार की? मरुस्थलीय मिट्टी, ठीक है। इसमें ह्यूमस एवं नाइट्रोजन का अभाव पाया जाता है और यह मृदा जो है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात के शुष्क प्रदेशों में पाई जाती है। फिर है इसमें कम जल की आवश्यकता वाले फसलें, यानी कि उन फसलों का उत्पादन किया जाता है जिसमें कि जल की ज़्यादा जरूरत यानी कि सिंचाई की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, तिलहन, इस प्रकार की खेती यहाँ पर की जाती है। अगला हम लोग देखते हैं क्षारीय मृदा। तो इसे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि रेह कलर किस मिट्टी को कहा जाता है। तो इस मिट्टी को रेह, कलर, ऊसर आदि नामों से भी इसे जाना जाता है। किसे? क्षारीय मृदा को। अब देखिए
नमकीन मिट्टी में सोडियम क्लोराइड तथा सोडियम फास्फेट की अधिकता होती है, जबकि क्षारीय मृदा में सोडियम बाइकार्बोनेट की अधिकता एवं नाइट्रोजन की कमी होती है। फिर देखिए इसका विस्तार कहाँ पे पाया जाता है, तो गुजरात, पूर्वी तट यानी कि प्रायद्वीपीय भाग का जो पूर्वी तट होता है वो पूर्वी तट, सुंदरबन डेल्टा, कच्छ के रण, इन जगहों पर इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। और इस मिट्टी में देखते हैं कि किस प्रकार की खेती की जाती है, तो गन्ना, धान, आंवला, जामुन, ताड़ के वृक्ष यहाँ पर ज़्यादातर पाए जाते हैं। फिर देखते हैं इसके सुधार के लिए, यानी कि ये ऐसी मिट्टी होती है कि इसको सुधार करने की जरूरत है। इसके सुधार के लिए हरी खास, जिप्सम तथा जल निकासी की उत्तम व्यवस्था की जा रही है। चलिए तो आइए हम लोग देखते हैं अगला, यानी कि अगला है पीटमय, पीटमय या जैव मृदा। ठीक है, इस मृदा का निर्माण जो है नदियों द्वारा निर्मित डेल्टाई क्षेत्रों में जल जमाव के कारण हुआ है। यानी कि ये मिट्टियाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो नदियों के डेल्टाई भाग में। डेल्टा आप लोग समझते होंगे, डेल्टाई यानी कि नदियाँ जब अपना जल विसर्जित कर, यानी कि उनका जहाँ पे वो अपना मुहाना पे क्या करते हैं, कई भागों में बढ़ जाती है और उस क्षेत्र में क्या करती है कि अपने द्वारा लाए गए मिट्टी को निक्षेप कर देती है, जिसे हम लोग डेल्टा के नाम से, खैर डेल्टा हम लोग बाद में पढ़ेंगे, तो उन क्षेत्रों में पाई जाती है। इसे केरल में कारी के नाम से जाना जाता है। इसे केरल में कारी, ये पूछा जाता है कई बार कि कारी मिट्टी के नाम से किसे जाना जाता है या कहाँ पर कहा जाता है, तो इसे केरल में कारी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इसमें फॉस्फेट, पोटास की कमी होती है, जबकि जीवांश एवं ह्यूमस की अधिकता होती है। यानी कि इस मिट्टी में फॉस्फेट, पोटास कम मात्रा में पाया जाता है, जबकि जीवांश, जीवांश मतलब जीव का सड़ा गला रूप, तो और ह्यूमस की अधिकता होती है। इस मिट्टी का विस्तार जो है केरल, उत्तराखंड और सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है। तो इस प्रकार की मिट्टी कहाँ पाई जाती है, केरल में, उत्तराखंड और सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा को तो आप लोग जानते ही होंगे, जी हाँ, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो सुंदरबन डेल्टा, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं वनीय मिट्टी, यानी कि वनीय मृदा। ठीक है, इसमें देखिए इसमें जीवांश की अधिकता होती है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है किसमें जीवांश की अधिकता होती है, तो इसमें जीवांश की अधिकता होती है। इसमें पोटास, फास्फोरस तथा चूने की कमी होती है। चाय, कहवा, मसाले की कृषि प्रचुर मात्रा में की जाती है। यही वो क्षेत्र है कि जहाँ पे चाय, कहवा और मसाले की खेती की जाती है। अब देखिए इस मृदा में झूम कृषि की जाती है। अब ये बताइए कि झूम कृषि किसे कहते हैं, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं हम लोग कि झूम कृषि क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो झूम कृषि वैसा कृषि होता है कि ये खास करके जंगली क्षेत्र में, यानी कि जहाँ पर घने वन पाए जाते हैं वहाँ पे की जाती है। क्या करते हैं लोग वहाँ के कि वनों के वृक्षों के शाखाओं को काट देते हैं और काट करके उनके पत्तियों को, शाखाओं को जला देते हैं और जला करके उसका जो राख है उसको उस क्षेत्र में छींट देते हैं और छींट देने के बाद उस एरिया में, मतलब उस क्षेत्र में खेती करते हैं। और यही जब वहाँ पर 1-2 साल खेती कर लेते हैं, उसकी उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है या कम हो जाती है, तो यही क्रिया ये दूसरे जगह जा करके करते हैं। इसीलिए इसे कर्तन और दहन या स्थानांतरित कृषि के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि झूम कृषि किस मिट्टी में की जाती है, तो वनीय मिट्टी में की जाती है। ठीक है, मिट्टी जो है हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी एवं पूर्वी घाट, जी हाँ आप लोग जानते होंगे पश्चिमी घाट कौन सा है, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत का पश्चिम वाला क्षेत्र पश्चिमी घाट और पूर्व वाला क्षेत्र पूर्वी घाट, और प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती है। ठीक है, तो बच्चों हम लोगों ने भारत की मृदा को बहुत ही बढ़िया तरह से समझा। इसका आप लोग नोट्स बना लीजिएगा और पढ़िएगा, देखिएगा एक भी क्वेश्चन आप लोगों से नहीं छूटेगा। ठीक है, तो यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं और नेक्स्ट हम लोग बहुत जल्द आपके सामने दूसरा टॉपिक लेके आएंगे। चलिए, ओके, बाय।